नमस्कार विद्यार्थियों, आइए हम शुरू करते हैं अधिगम पार्ट 1। अधिगम का चैप्टर आपका अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें अधिगम तथा अधिगम के सिद्धांत और अधिगम का मापन ये सब आपको सिखाया जाएगा। इनसे संबंधित चर्चा की जाएगी। अधिगम सिद्धांतों की प्रकृति और शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इस सब से संबंधित प्रश्न इसमें रखे जाएंगे। तो ये चैप्टर 3 या 4 भागों में भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं अधिगम पार्ट 1 लर्निंग। प्रश्न 1, अधिगम असमर्थी बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि कम है, बी बुद्धि लब्धि अधिक है, सी बुद्धि लब्धि औसत है, डी बुद्धि लब्धि बहुत अधिक है। तो यहाँ पर अधिगम असमर्थी बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि कम है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 2, अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषता होती है। ऑप्शन ए संवेगात्मक प्रतिरोध, बी चेतना की कमी, सी स्मृति की कमी, डी ये सभी। तो अधिगम असमर्थी बालकों की जो विशेषता होती है उसमें संवेगात्मक प्रतिरोध भी होता है, चेतना की कमी भी होती है और स्मृति की भी कमी होती है। तो ऑप्शन डी ये सभी बिल्कुल सही है। प्रश्न 3, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। ऑप्शन ए सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, बी पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेद करता है, सी एक दिशीय सोच के रूप में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, डी नए सीखने वालों के लिए अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा, अधिगम प्रक्रम में जो प्रेरणा होती है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। यहाँ पर जो एक दिशीय शब्द लिखा है, तो एक दिशीय का मतलब एक दिशा के तरफ, एक ही तरफ। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 4, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों पर के सिद्धांतों पर, बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांतों पर, सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो यहाँ पर निम्न कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है, तो ऑप्शन बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। शिक्षण की मतलब जो उसमें विधियाँ दी जाती हैं, खेल विधि उसमें रखी जाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 5, कक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए टीपी नन ने, बी स्पेंसर ने, सी फ्रॉवेल ने, डी मांटेसरी ने। तो यहाँ पर किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रतिपादन किया तो वो है फ्रॉवेल, ऑप्शन सी। इसमें और भी हम बता देते हैं, जो टीपी नन थे उन्होंने बुद्धि क्षमता मॉडल दिया था प्रतिपादन से संबंधित, और जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उन्होंने पंचपदी प्रणाली के जन्म दिया, और फ्रॉवेल का तो बताया ही गया किंडरगार्टन पद्धति, और मांटेसरी ने मारिया मांटेसरी प्रणाली को जन्म दिया। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी फ्रॉवेल बिल्कुल सही है। प्रश्न 6, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए सकारात्मक, बी अग्रोन्मुखी, सी सहानुभूतिपूर्ण, डी तटस्थ। तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में जो माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए वह है ऑप्शन बी अग्रोन्मुखी। अग्रोन्मुखी का मतलब माता पिता को उनके सीखने सिखाने की भूमिका प्रक्रिया में उनकी भूमिका जो होनी चाहिए वो आगे बढ़कर होनी चाहिए, अर्थात बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेना चाहिए, ताकि उनका बच्चा भी जो विद्यालय में सीखता है और घर में जो सीखता है उसके आधार पर अच्छा काम कर सके। प्रश्न 7, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। ऑप्शन ए गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, बी पावलोव, सी जीन पियाजे, डी वाइगोत्स्की। तो इससे जो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया वो है कोहलर जो थे गेस्टाल्टवादी थे। इससे दो प्रश्न आपके क्लियर हो गए कि आपके गेस्टाल्टवादी कौन है, वर्दीमर, कोफका, कोहलर। और अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा किसने दिया, कोहलर ने, जो गेस्टाल्टवादी थे। यहाँ ऑप्शन ए गेस्टाल्टवादी सिद्धांत बिल्कुल सही है। प्रश्न 8, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं, बी कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, सी शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, डी कक्षा में प्रावधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए और एक विद्यार्थी को दूसरे से अंतःक्रिया करें
और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 9, निम्न में से कौन से कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन ए, शैक्षिक संस्थान ये एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। बी, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सी, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। डी, अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो कहा गया है सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, तो है ऑप्शन ए, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। ये बिल्कुल उसकी विशेषता में शामिल नहीं होता, क्योंकि सीखना अपने आप में व्यापक प्रक्रिया है, सीखने का लक्ष्य होता है, और अनौपचारिक अधिगम जो होता है वह भी सीखने की एक प्रक्रिया माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न 10, अधिगम विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी पावलोव, सी वुडवर्थ, डी स्किनर। तो अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है, यह कथन थॉर्नडाइक का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये आप सब जानते होंगे। ऑप्शन ए पावलोव, बी थॉर्नडाइक, सी अलेक्जेंडर, डी लॉयड मॉर्गन। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन ए पावलोव सही है, क्योंकि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो इस सिद्धांत के नाम है, वह पावलोव ने ही दिया था। ये एक ही सिद्धांत के 3 नाम हैं ये सब, ये भी आपको याद रखना होता है। प्रश्न 12, अधिगम करता है तो अधिगम का मुख्य आधार होता है? ऑप्शन ए परिपक्वता, बी शारीरिक विकास, सी विद्यालय की बनावट, डी इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम करता है तो जो अधिगम का मुख्य आधार होता है वह होता है ऑप्शन ए परिपक्वता, अर्थात अधिगम तभी माना जाता है जब विद्यार्थी मैच्योर हो जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 13, पावलोव ने अपने अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत में ... पर प्रयोग करके किया था? ऑप्शन ए खरगोश, बी चूहे, सी कुत्ते, डी बिल्ली। तो उसने पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? ऑप्शन सी कुत्ते पर, बिल्कुल सही है। प्रश्न 14, अध्यापक के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए विषय का पूरा ज्ञान, बी शिक्षण विधियों का ज्ञान, सी छात्रों की जानकारी, डी उपरोक्त सभी। तो अध्यापक के लिए जो आवश्यक है वह ये सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 15, यदि कोई छात्र आपसे किसी दूसरे अध्यापक की निंदा करता है तो आप... ऑप्शन ए उस अध्यापक के बारे में उसके बारे में पूछेंगे, बी छात्र को तत्काल दंड देंगे, सी छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे, डी उस अध्यापक को छात्र के बारे में बता देंगे। तो यहाँ पर जो होगा, छात्र आपसे कोई दूसरे अध्यापक की निंदा करता है तो आप क्या करेंगे? छात्र की बात को कोई महत्व नहीं देंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 16, छात्रों में भिन्न भिन्न कौशलों का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए छात्रों के कौशल विकास पर भाषण देंगे, बी जिन व्यक्तियों में कौशल विकसित हो उनके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सी जिस कौशल का विकास करना हो उसको स्वयं छात्रों को करने कहेंगे, डी उपरोक्त सभी कौशल के विकास में सहायक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जिस कौशल का विकास करना हो उसको स्वयं छात्रों को करने को कहेंगे। अब स्वयं छात्र करेगा तो उसमें स्किल का डेवलपमेंट अपने आप आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 17, आपकी राय में एनसीसी की ट्रेनिंग विद्यालयों में क्यों दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए इससे नौकरी मिलने में सहायता होती है, बी इससे शरीर पुष्ट रहता है, सी इससे देश की रक्षा हेतु छात्रों को तैयार किया जाता है, डी उपरोक्त सभी की प्राप्ति में सहायक है। तो एनसीसी की ट्रेनिंग जो हमारी राय से विद्यालय में मतलब शिक्षक की राय से दी जानी चाहिए, तो यह है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी की प्राप्ति में यह सहायक होता है। प्रश्न 18, जो छात्र अन्य छात्रों की सहायता करता है वह... ऑप्शन ए अच्छे अंकों से पास होता है, बी समाज में सम्मानित होता है, सी अच्छा अध्यापक बनता है, डी अच्छा नागरिक बनता है। तो जो छात्र अन्य छात्रों की सहायता करता है तो क्या होता है? अच्छा नागरिक होता है। तो ऑप्शन डी वह अच्छा नागरिक बनता है, बिल्कुल सही है। प्रश्न 19, छात्रों को समय सदुपयोग करने के लिए... ऑप्शन ए समय के महत्व पर भाषण देंगे, स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे, सी कारण जानने का प्रयास करेंगे, डी महत्व के समय के महत्व पर फिल्म दिखाएंगे। तो यहाँ पर छात्रों को समय का सदुपयोग करने के लिए स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 20, निम्नलिखित गुणों में से आप छात्रों में कौन से गुण का विकास करना चाहेंगे? ऑप्शन ए ईमानदारी, बी काम के प्रति लगन, सी श्रम के प्रति महत्व, डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर छात्रों में आपको गुणों का विकास करना हो तो इन सभी गुणों का विकास करना जरूरी होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 21,
छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए बालकों को पारितोषिक देकर, बी उदाहरण देकर, सी प्रताड़ना देकर, डी सजा देकर। तो चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है बालकों को पारितोषिक देकर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटे बालक जो होते हैं अपनी कुछ छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए चोरी करते हैं, और जब उनकी ज़रूरतें पारितोषिक से पूरी हो जाएंगी तो वो चोरी की आदत को ना कर देगा। प्रश्न 22, यदि आपको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तो ऑप्शन ए आप छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, बी आपके छात्र अच्छे अंकों से पास होंगे, सी अन्य शिक्षक भी आपसे प्रभावित होंगे, डी आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। तो यदि आपको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तो क्या होगा? आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 23, शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे, बी कुछ छात्रों को स्कूल से निकालने की सिफारिश करेंगे, सी प्रधानाध्यापक को स्थिति से अवगत कर देंगे, डी उस कक्षा के बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर जो होगा शरारती बालकों वाली कक्षा में आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन सी प्रधानाध्यापक को स्थिति से अवगत करा देंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 24, यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में आने पर आपके खड़ा नहीं होता तो आप ऑप्शन ए उसे दंड देंगे, बी उसकी बात की ओर ध्यान नहीं देंगे, सी उसे परीक्षा में कम नंबर देंगे, डी अभिभावक शिक्षक बैठक में छात्र के माँ बाप से शिकायत करेंगे। तो यहाँ पर यदि कोई छात्र आपके कक्षा में आने पर खड़ा नहीं होता तो ऑप्शन बी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्थिति कभी कभी ऐसी भी होती है कि छात्र क्या होता है कि किसी दूसरे सोच में होता है और वह खड़ा नहीं हो पाता, तो कई स्थितियों का कारण होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। प्रश्न 25, छात्र द्वारा पाठ्य पुस्तक को न भूलने हेतु निम्नलिखित में से क्या करेंगे? ऑप्शन ए गृह कार्य हेतु प्रश्न देंगे, बी पुराने ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे, सी पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, डी भिन्न भिन्न उदाहरण देंगे। तो छात्र में पाठ्य पुस्तक को ना भूलने हेतु ऑप्शन बी पुराने ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही है। प्रश्न 26, आजकल छोटे छोटे छात्रों को पुस्तकों के बोझ को घर से विद्यालय तक ले जाना पड़ता है, आपकी राय में इससे क्या हानि होने की संभावना होती है? ऑप्शन ए छात्रों में अध्ययन हेतु अरुचि पैदा हो जाती है, बी छात्रों के कंधों पर हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है, सी छात्र प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, डी छात्र वातावरण से दूर हट जाते हैं। तो आजकल जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे पुस्तकों को बोझ लेकर घर से विद्यालय तक ले जाते हैं, इससे राय से जो हानि सबसे ज़्यादा होती है, इससे होते छात्रों में अध्ययन हेतु अरुचि पैदा हो जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 27, कुछ छात्रों के विद्यालय से भागने को रोकने हेतु ऑप्शन ए भागने के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, बी कक्षा शिक्षण को रोचक बनाएंगे, सी अभिभावक को सूचित करेंगे, डी प्राचार्य को सूचित करेंगे। तो यहाँ पर जो होगा सबसे सही उत्तर ऑप्शन ए भागने के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 28, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए ऑप्शन ए स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे, बी भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखेंगे, सी स्वाध्याय न करने के कारण को जानेंगे, डी छात्रों के अभिभावकों को सूचित करेंगे। तो यहाँ पर छात्रों में स्वाध्याय की रुचि जागृत करने के लिए जो किया जाएगा वह है ऑप्शन बी भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखा जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 29, जूनियर कक्षाओं में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिक्षा दिया जाना अधिक प्रभावी होता है? ऑप्शन ए शिक्षकों द्वारा, बी शिक्षिका द्वारा, सी दोनों में से किसी के द्वारा, डी केवल अधिक आयु के शिक्षक द्वारा। तो यहाँ पर यदि प्राथमिक कक्षा की बात की जाए तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है महिला शिक्षिका द्वारा अर्थात शिक्षिका द्वारा, लेकिन जूनियर कक्षाओं की और जूनियर से ऊपर की कक्षाओं की बात की जाए तो दोनों में से किसी के द्वारा सही माना जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 30 एवं अंतिम प्रश्न, छात्रावास में छात्रों को देर से सोने की आदत को दूर करने हेतु आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए रोज सुबह जल्दी उठाकर, बी इससे होने वाली हानियां बताकर, डी सी समय पर उठने के महत्व बताकर, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ धन्यवाद। और अधिगम से संबंधित आप लोग सभी प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन करिए, क्योंकि
अधिगम से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और हम ये अब कम समय में ही पूरा वीडियो तैयार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कम समय में तैयार किया गया वीडियो आप अच्छे से अध्ययन करते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं।